नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में आज हम बात करेंगे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की और फिर बात होगी नीम लेपित यूरिया की। खासतौर से पिछले 6 वर्षों की अगर बात की जाए, क्या कुछ उपलब्धियां हमने अर्जित की हैं इन क्षेत्रों में, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर बात की जाए, हमारी मृदा जो कि लगातार खराब होती चली जा रही थी, उपजाऊ क्षमता काफ़ी कम हो रही थी। ऐसे में आवश्यकता थी कि मिट्टी की जाँच की जाए और इसी को मिशन मोड में पीएम मोदी ने शुरू कराया और इसको नाम दिया सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी मिट्टी की जो हम कह सकते हैं सेहत है उसमें सुधार के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और पिछले 6 सालों के दौरान क्या स्थिति रही इसकी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जिस तरह इंसानों का स्वास्थ्य उनके खान पीन पर निर्भर करता है, उसी तरह पौधों का भी स्वास्थ्य उनके पोषण पर निर्भर है। अगर पौधों को मिट्टी के माध्यम से सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में ना दिए जाएं, तो वे कमजोर रह जाएंगे। सही फसल चक्र न अपनाने की वजह से मिट्टी में एक ही तरह के पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। इसके अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। हर साल देश की 5,334 टन मिट्टी खत्म हो रही है, यानी 1 हेक्टेयर जमीन में औसतन 16.4 टन मिट्टी की बर्बादी। बीमार मिट्टी के इलाज के लिए मोदी सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई और नारा दिया, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। जांच के आधार पर किसानों को सुझाव दिया जाता है कि किस खेत के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी और उसमें किस तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होगी। योजना शुरू होते ही युद्ध स्तर पर काम हुआ और 2015 से 2017 तक, यानी पहले चरण के दौरान 10 करोड़ 74 लाख कार्ड किसानों को दिए गए, जबकि 2017 से 2019 के दौरान दूसरे चरण में ये संख्या 11 करोड़ 79 हजार हो गई। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 429 नई स्थायी प्रयोगशालाएं, 102 नई मोबाइल प्रयोगशालाएं और 8,752 लघु जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। गांव स्तर पर भी मिट्टी की जांच करने के लिए कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक इस संबंध में गांव में 1,562 जांच प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है और मौजूदा 800 प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है। इस तरह 5 वर्ष की छोटी सी अवधि के दौरान मिट्टी की जांच करने की क्षमता बढ़ चुकी है। अब 1 वर्ष में 3 करोड़ 33 लाख नमूनों की जांच हो पा रही है, जबकि पहले महज 1 करोड़ 78 लाख नमूनों की ही जांच हो पा रही थी। किसानों के लाभ के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8,898 किसान प्रशिक्षण और 7,425 किसान मेलों को मंजूरी दी गई है। 2019 और 20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास नाम से एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई। इसके तहत हर ब्लॉक से एक गांव को लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच की जाती है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6,954 गांवों की पहचान की गई है। इसके अलावा देश भर में 24,06,968 मृदा जांच प्रदर्शनियां और 6,991 किसान मेलों को मंजूरी दी गई है। विगत दशकों में मिट्टी की सेहत में लगातार गिरावट आती गई है। हुआ यह है कि किसानों को जानकारी का अभाव होने की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का, विशेषकर रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है। और ये इस्तेमाल सिर्फ मात्रा में ज़्यादा नहीं है बल्कि असंतुलित भी है, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक तो सघन खेती में पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ और दूसरी तरफ उन पोषक तत्वों का सही मात्रा में पृथ्वी में, मिट्टी में दिया नहीं जा सका, तो विभिन्न पोषक तत्वों की व्यापक रूप से मिट्टियों में कमी आ गई। आज अगर हम देखें तो पूरे देश में लगभग 6 पोषक तत्वों की बड़े पैमाने पर कमी देखी जाती है। ये पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, जस्ता और बोरॉन। कुछ अन्य पोषक तत्व भी हैं जैसे आयरन है, लोहा जिसे कहते हैं, मैंगनीज है, इनकी कमी भी कई जगहों पर देखी जाती है। लेकिन 6 पोषक तत्व जो मैंने बताए, इन पोषक तत्वों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए
तो किसान को अपनी जो लागत लगाता है उसका सही सही लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उर्वरक बहुत महंगे हैं और उनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, या यूँ कहें कि जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है उनकी जगह किन्हीं अन्य पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो जानकारी के अभाव में हो, चाहे बाज़ार में उपलब्धता ना होने की वजह से हो, या कोई अन्य कारण हो, तो मिट्टी की सेहत पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है और उत्पादन भी कम होता है, उत्पादन की गुणवत्ता भी कम होती है और उससे लाभ सही सही तरीके से नहीं मिल पाता। अब इसके लिए जो मिट्टी की सेहत है, इसकी गिरावट को सही करने के लिए, या यूँ कहें कि सही सही तरीके से मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए क्या करना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मिट्टी की सेहत बहुत ख़राब हो गई तो उसे ठीक करने के रास्ते भी हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता चला है कि आप उन तकनीकी का और उस तरह की विधियों का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत में सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेहत खराब हो गई है तो अब ठीक ही नहीं की जा सकती। जानकारी होनी चाहिए और कुछ ऐसे विशेष रूप से कुछ बिंदु हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। अगर उनका ध्यान दें तो मिट्टी की सेहत में सुधार किया जा सकता है। पहली बात तो है मिट्टी परीक्षण। देखिए, जब तक हम ये जानते नहीं है कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, ये हमारे शरीर की तरह ही है कि अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किस चीज़ की कमी है, शरीर में क्या कम है, तो हम उसका सही सही निराकरण नहीं कर सकते। तो मिट्टी का परीक्षण एक ऐसी विधि है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और फिर हम उस कमी का उर्वरकों द्वारा या रासायनिक या जैविक खादों द्वारा या किसी अन्य तरीके से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, देश में 1200 से अधिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। सब राज्यों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। ज़्यादातर जिलों में एक या एक से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। लगभग 400 कृषि विज्ञान केंद्रों में मिट्टी परीक्षण की सेवाएं उपलब्ध हैं। तो किसान इनका लाभ उठाकर उनसे मिट्टी परीक्षण आधारित जो संस्तुतियाँ आती हैं उनके आधार पर पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके और लाभान्वित हो सकते हैं। भारत सरकार ने अभी हाल में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई है जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, देश के सारे किसानों को सभी जोतों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, वो दे दिया जाए। तो देश में छोटी और सीमांत जोतें ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर के 140 करोड़ के आसपास जोतें हैं भारत में। 14 करोड़ जोतों को मिट्टी परीक्षण में सॉइल हेल्थ कार्ड देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। सभी कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के संस्थान इस काम में योगदान दे रहे हैं। तो मिट्टी जब सॉइल हेल्थ कार्ड किसान को मिलेगा तो आवश्यक यह है कि कार्ड मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, कार्ड में जो संस्तुतियाँ की गई हैं उनका अक्षरशः पालन करें। और अगर कोई उसमें समस्या आती है या किसी तरह का कोई क्वेरी है, कोई संशय है, तो संबंधित जिला कृषि विभाग से, संबंधित अधिकारी से बात करके, या जो कृषि वैज्ञानिक या कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ लोग हैं उनसे बात करके उसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक यह है कि जो मिट्टी परीक्षण, जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है, उसकी दी गई अनुशंसाओं का पालन करें। एक बात तो यह है। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि 120, 60, 40 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना है। ये मिट्टी जो सॉइल हेल्थ कार्ड में आ गया, अब ये कैसे देना है? तो हालांकि इसकी संस्तुति सॉइल हेल्थ कार्ड में भी की जा रही है कि कैसे देना है, लेकिन फिर भी मेरा किसानों से ये कहना है कि सिर्फ रासायनिक उर्वरकों पर आधारित खेती ना करें। रासायनिक उर्वरक एक तो महंगे हैं, दूसरे जितने जो मैंने कमी बताई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जस्ता, बोरॉन, गंधक, लोहा, इन सारी जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमियां हैं, सभी को उर्वरकों के माध्यम से पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आवश्यक है कि उर्वरकों का और जैविक खादों का मिला जुला इस्तेमाल करें। अब जैविक खादें कई हैं, जो हम जानते हैं, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैव उर्वरक हैं, फसल अवशेष हैं। इन सब का हम समेकित तरीके से इस्तेमाल करके और मिट्टी के न केवल पोषक तत्वों की कमी की भरपाई कर सकते हैं, बल्कि मिट्टी के सेहत में भी सुधार कर सकते हैं। देखिए, होता यह है कि जो जैविक खादें हैं, ये सिर्फ उर्वरकों की तरह सिर्फ पोषक तत्वों का स्रोत नहीं है। इनकी वजह से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है, मिट्टी के जैविक गुणों में सुधार होता है। जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, उनकी गतिविधियों में बड़ा फर्क पड़ता है और इस प्रकार से मिट्टी की सेहत में समग्र सुधार होता है। तो गोबर की खाद, गोबर का कई जगह
गलत इस्तेमाल हो रहा है कि हम ईंधन के तौर पर या रोटी बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल उज्ज्वला और सरकार की बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं हैं जिनके तहत हम जो एलपीजी है, गैस है, उसका इस्तेमाल गांव-गांव तक उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो, गोबर एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से मिट्टी की सेहत के लिए वरदान के रूप में हम इसको लें और इसका गलत इस्तेमाल या ईंधन के तौर पर या किन्हीं अन्य कारणों के लिए इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक संभव हो इसको हम खाद के गड्ढे में ले जाएं और इससे गोबर की अच्छी खाद बनाएं। कंपोस्ट बनाई जा सकती है। पहले कंपोस्ट बनाने में बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब जो भी कूड़ा करकट है, खेत का कूड़ा करकट, घर का कूड़ा करकट, फसल अवशेष और घास, डंठल, ये बहुत सारी चीज़ें जो सब्जी की छीलन, इन सबको मिला करके हम अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वो है फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल। ऐसा देखा गया है कि कंबाइन हार्वेस्टिंग वाले, कंबाइन से कटाई वाले जो क्षेत्र हैं, विशेषकर पश्चिमी और उत्तरी जो गंगा जमुना का जलोढ़ मैदान है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में कटाई कंबाइन द्वारा होती है और उसके बाद फसल अवशेषों को किसान जला देते हैं खेत में ही। फसल अवशेषों का जलाना कानूनी तरीके से तो एक अपराध है ही, लेकिन ये मिट्टी के साथ या पर्यावरण के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और हमें अपनी मिट्टी जो हमारे, जिसको हम माँ कहते हैं, उसके साथ हमें इस तरह का वो बर्ताव नहीं करना चाहिए कि हम फसल अवशेषों को जलाएं और जला करके वातावरण को दूषित करें और पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा जो स्रोत है उसका विनाश कर दें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धान्य फसलें होती हैं, विशेषकर धान है, गेहूँ है, मक्का है, इनके फसल अवशेषों में जितना कुल पोटास मिट्टी से फसल लेती है उसका लगभग 3/4 इस फसल में रह जाता है, भूसे में या रेजिड्यू में रह जाता है, अवशेष में रह जाता है। तो जब आप इसको जलाते हैं तो इस सारे का नाश हो जाता है। अगर ना जलाएं, इसको हम मिट्टी में मिलाएं, चाहे कंपोस्ट के रूप में, चाहे मिट्टी में एज सच रिटेन कर सकें, तो हम देखेंगे कि बहुत हद तक पोटास की मात्रा की पूर्ति, जो पोटास की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। पोटासधारी उर्वरक भारत में नहीं बनते, ये 100% आयातित हैं और चूंकि आयातित हैं इसलिए बहुत महंगे हैं। तो हम जो पोटास के हमारे देसी स्रोत हैं या कह लीजिए जो जैविक स्रोत हैं, जैसे फसल अवशेष मैंने बताया, उनके माध्यम से अगर फसलों की पोटास आवश्यकता की बड़ी मात्रा पर पूर्ति कर सकते हैं तो आप लागत भी कम करेंगे और मिट्टी की सेहत में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर के सारी बात का जो जिस्ट है या कह लें कि सारांश है वो ये है कि मिट्टी में वो डालें जिसकी कि मिट्टी को ज़रूरत है। और वो समय चला गया जब मिट्टी में हम अंधाधुंध किसी भी उर्वरक का, किसी भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। अब मिट्टी की सेहत बहुत कमज़ोर है और ऐसे में अगर हम पोषक तत्वों का मिट्टी परीक्षण के आधार पर और रासायनिक उर्वरकों और जैविक खादों का मिला जुला इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की सेहत में निश्चित वृद्धि होगी। तो देखा आपने कितनी कारगर रही सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसके जरिए हम मान सकते हैं ना सिर्फ पोषक तत्वों की तो पूर्ति हो ही रही है बल्कि जो किसानों की लागत है वो भी काफ़ी कम हुई है और इसके साथ साथ हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है। फिलहाल खेत खलिहान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे नीम लेपित यूरिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। अब चलिए बात करते हैं नीम लेपित यूरिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं यूरिया का किस तरीके से अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया और न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस पर पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी गंभीरता जताई बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से एहतियाती कदम उठाए गए, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और जो यूरिया है इसको नीम लेपित कर दिया गया।
जी हाँ, पिछले 6 वर्षों की अगर बात की जाए, कोशिश की गई जिसके ज़रिए ना सिर्फ जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे करके फसल में पहुंचती है, फसल जिससे बढ़ती है और उसके साथ साथ जो यूरिया की लागत है उसमें भी कमी आई है। यूरिया की लागत के चलते जो किसानों की लागत है उसमें भी कमी आई है और इसके ज़रिए भी हम मान सकते हैं कि किसान का जो मुनाफा है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। यूरिया में अन्य नाइट्रोजन स्रोतों की तुलना में करीब 46% नाइट्रोजन ज्यादा पाई जाती है। फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा के लिए यूरिया का इस्तेमाल बेहतर उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन यूरिया के गैर कृषि कार्यों में बढ़ते इस्तेमाल ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया, जिससे समय पर आपूर्ति ना हो पाने के कारण फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नीम लेपित यूरिया को अनिवार्य कर दिया। नीम का लेप होने से यूरिया सिर्फ कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने लगा। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल को सीमित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए वर्ष 2015 के मई महीने से सरकार ने संपूर्ण यूरिया उत्पादन को नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया। भारत में किसी न किसी रूप में नीम का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है। नीम को अच्छा कीटनाशक और कीटाणुरोधक भी माना जाता है। इसके इस्तेमाल से फसलों में जहां रोग कम लगते हैं तो वहीं कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इतना ही नहीं, नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से 15 से 20% अधिक उपज होती है। साथ ही 15 से 20% यूरिया का कम इस्तेमाल भी होता है, जिससे अतिरिक्त व्यय से किसान बच सकते हैं। सामान्य यूरिया को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह सबसे पहले अमोनियम में बदल जाता है और फिर जलीयकरण के बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। ये प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। ज्यादातर पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। हालांकि कुछ पौधे अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा ही पौधों को मिल पाती है। नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जमीन में नीचे चली जाती है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। वहीं किसान जब नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन पौधों की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे उपलब्ध होती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहती है। मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य से खेती की लागत में भी कमी देखी गई है। इन सुखद परिणामों से नीम लेपित यूरिया की मांग में इजाफा दर्ज किया गया है। यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, ये हमारे भारत में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है। मगर देखा जाता है कि यूरिया का एक बड़ा भाग, जो हम देखें तो नाइट्रोजन का कुछ भाग वायुमंडल में चला जाता है। तो इसी जो नाइट्रोजन का जो ह्रास होता है 2/3, उसको कम करने के लिए हम इस पर नीम से इसे लेपित कर देते हैं, जिससे इसका ह्रास कम हो जाता है। जब हम नाइट्रोजन को खेत में प्रयोग करते हैं तो ये पानी के साथ पहले तो घुलता है, जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसके बाद ये पहले यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया एक भाग होता है, उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। उस तरह इसकी एक प्रोसेस होती है। तो पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को, कुछ पौधे अमोनिकल के रूप में लेते हैं, मगर ज़्यादातर पौधे उसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। जैसे धान की फसल की बात करते हैं तो धान की फसल उसको अमोनिया के रूप में लेता है, मगर बाकी फसलें, ज़्यादातर फसलें उसको नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। तो ये जो प्रोसेस है यूरिया से अमोनिकल और नाइट्राइट और नाइट्रेट में, इसमें क्या होता है, यूरिया बहुत जल्दी से उसको कन्वर्ट हो जाता है और पौधे उसको उतनी तेज़ी से नहीं ले पाते। तो वो उसका एक भाग वो कुछ पानी के साथ बह जाता है, कुछ पानी के साथ नीचे चला जाता है। इससे पानी जो नीचे का पानी है वो भी ख़राब हो जाता है और वायुमंडल में भी काफ़ी उसका नाइट्रोजन की भाग मिल जाती है। इस तरह करीब 2/3 भाग नष्ट हो जाता है और 1/3 भाग ही पौधे ले पाते हैं। तो इस जो 1/3 पौधे जो ले पा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए हम यूरिया को नीम से लेपित कर देते हैं, जिससे उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और पौधे उसको धीरे धीरे
ज़्यादा समय तक ले पाते। जो प्रयोग क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कई रास्ते हैं, कुछ केमिकल हैं, कुछ और भी रास्ते हैं, मगर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रास्ता है कि उसको नीम से लेपित कर दिया जाए, जिससे वो नाइट्रोजन की जो मात्रा नष्ट हो जा रही है उसको वो पौधे ले पाएँ और उससे उसकी नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाए। नीम लेपित यूरिया के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये क्योंकि नाइट्रोजन का इसमें ह्रास कम होता है, इसलिए इससे फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ये देखा जाता है कि विभिन्न फसलों में 10 से 12% फसल का उत्पादन बढ़ जाता है उसी मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने पे, यूरिया का प्रयोग करने पे। और दूसरे तरफ देखा जाए तो यदि हम नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमें कम मात्रा में यूरिया प्रयोग करना पड़ता है। इस तरह हम करीब 15% यूरिया की बचत कर सकते हैं। किसानों को कम मात्रा में यूरिया डालना पड़ेगा, इससे उसकी आर्थिक भी मदद होगी, इससे उनको खर्चा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, जो लागत है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो यूरिया का में जो, क्योंकि हम नीम का प्रयोग कर रहे हैं और नीम में कीटनाशक क्षमता होती है, तो उससे जो नीम होने की वजह से उसमें कीड़ों के जो नष्ट करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इवन जब यदि हम इसको फसल के बोते समय लगाते हैं तो उसमें जो बीज को कीड़े नष्ट करते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इवन दीमक जो बहुत बड़ी समस्या है काफ़ी क्षेत्रों में, उसका भी प्रकोप इससे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया प्रयोग करने से दीमक का प्रयोग कम होता है। इसके अलावा एक बड़ी मात्रा में नीम जो यूरिया का काफ़ी पहले से काफ़ी दूसरे चीज़ों में प्रयोग हो रहा था, जैसे जो सिंथेटिक दूध बनाने में भी काफ़ी प्रयोग हो रहा था, काफ़ी इंडस्ट्री में भी जा रहा था, तो वो भी कम हुआ है, क्योंकि यदि नीम से कोटिंग है तो वो उस काम में प्रयोग नहीं हो पा रहा। इसलिए इसके अलावा इससे काफ़ी किसानों को यदि वो नीम का पेड़ लगाएं तो वो नीम का जो बीज है, जो निबोली भी कहते हैं, उसको यदि संचित कर लें तो उसका भी एक अच्छा मार्केट है, उसको वो बिक्री करके अपना एक रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं और उससे उनको आर्थिक लाभ भी होगा। इसके अलावा जो यदि नीम लेपित यूरिया हम प्रयोग करते हैं तो इससे वायुमंडल को भी लाभ है, क्योंकि यदि नीम इससे एक तो जो यूरिया का जो ह्रास हो रहा है गैस के रूप में या पानी के साथ जो नीचे जा रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे वायुमंडल में का भी लाभ है और इससे हमारी मिट्टी को भी हम मतलब सुधार सकते हैं। तो देखा आपने कितना फ़ायदा मिला है हमारे किसानों को नीम लेपित यूरिया से, जिसके ज़रिए ना सिर्फ उपजाऊ क्षमता भी अच्छी हुई है बल्कि किसानों की जो लागत है उसमें भी कमी आई है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो यहाँ भी काफ़ी फ़ायदा हमारे किसानों को मिला है और ये तमाम ऐसे फैसले लिए गए पीएम मोदी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिससे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। उम्मीद करते हैं दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं इनके ज़रिए और ज़्यादा फ़ायदा आने वाले समय में हमारे किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल के लिए खेत खलिहान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।